गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी पार्ट 1 में मैकेनिक्स का, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। वैसे ये टॉपिक मैंने क्लास में करा दिया था, पर कुछ बच्चे उस दिन उपस्थित नहीं थे और उनको ये टॉपिक नहीं लिख पाए थे, इसीलिए मैं इसे री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नोट्स क्लास के दूसरे बच्चों से ले लीजिएगा, आज इसे जस्ट समझ लीजिए। समझने के लिए मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें पहला आता है हमारा स्थिति का रूपांतरण। तो बेसिकली गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए किसी वस्तु है आपके पास, ये कोई वस्तु है, इसको कोई एक ऑब्जर्वर देख रहा है, तो वह अपने सापेक्ष इसकी कुछ स्थिति बताएगा। दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ है, वो इसी को देखेगा तो वो अपने सापेक्ष इसकी स्थिति बताएगा। तो उन दोनों को आपस में किस तरीके से गणितीय रूप में संबंधित किया जाए, उसके लिए गैलीलियन ने कुछ रूपांतरण समीकरण दिए हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम ऐसा भी कहते हैं, एक जड़त्व निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्व निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण, ऐसा भी कहते हैं। तो इसकी शुरुआत में हमारा पहला सब टॉपिक है स्थिति का रूपांतरण। तो गैलीलियो के अनुसार किसी वस्तु की स्थिति का रूपांतरण एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में किस प्रकार होगा, वो हम जरा ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे प्रथम क्या है, माना एक निर्देश तंत्र S है। ठीक है, निर्देश तंत्र है, उसमें 3 एक्सेस होती हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र हमने माना है, तो 3 अक्ष होंगी, एक x, ये y, ये z। ठीक है, एक दूसरा निर्देश तंत्र है, एक मिनट थोड़ा इसको समझने के लिए आप देखिए, हमारे पास ये निर्देश तंत्र है। ठीक है, इसको इस प्रकार ले लेते हैं, z हमारा बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये x एक्स, ये y और ये z एक्सिस है। ठीक है, अब एक दूसरा निर्देश तंत्र हम इस प्रकार लेते हैं। देखिए, समझाता हूं, एक बार ये डायग्राम बनाता हूं। पहले x डैश, y डैश, z डैश, इसको नाम दिया हमने s डैश। तो देखिए, एक निर्देश तंत्र हमारा S, जिसकी अक्ष क्या है, x, y, z है। ठीक है, z है। ठीक है, दूसरा निर्देश तंत्र S डैश, जिसके अक्ष क्या है, x डैश, y डैश, z डैश है, और मूल बिंदु क्या है, O डैश है। ये जो S डैश निर्देश तंत्र है, प्रारंभ में t=0, प्रारंभ में मतलब जब घड़ी चलना चालू हुई, t=0 समय पर ये इसी के ऊपर था। मतलब S निर्देश तंत्र है, ये S के ऊपर था, मतलब इसका x डैश S के x के ऊपर था। देखो, ये मान लो ये मेरे हाथ में जो है वो S डैश है, तो इस S डैश को मैं यहां रखा हूं, ऐसे था, इसके ऊपर ही था। ठीक है, अब जैसे ही टाइम चलना चालू हुआ, ये निर्देश तंत्र आगे की तरफ किस वेग से गति करने लगा, मान लीजिए ये कैपिटल V वेग से गति कर रहा है, और ये गति इस प्रकार कर रहा है कि इसका x डैश निर्देश तंत्र S के x के समांतर रहे, इसका y डैश निर्देश तंत्र S के y के समांतर रहे, तथा z डैश निर्देश तंत्र S के z के समांतर रहे। ठीक है, तो यहां था 0 पे, अब धीरे धीरे गति करता हुआ आगे जा रहा है। समान में v सदिश वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, माना एक बिंदु P, जिसके S निर्देश तंत्र में निर्देशांक x, y, z हैं, तथा इस बिंदु P का F निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या होगा, R सदिश होगा।
तथा इस बिंदु P का स्थिति सदिश S निर्देश तंत्र में R सदिश होगा। ये R सदिश लीजिए, ऐसे ही निकालते हैं। तथा इसी बिंदु P का S डैश निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या होगा? इसको हमने बोला R डैश सदिश। ठीक है, निर्देश तंत्र S डैश के मूल बिंदु O डैश का निर्देश तंत्र S के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 सदिश होगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला था, फिर से देखो हमने क्या बोला था कि ये एक निर्देश तंत्र S डैश है, प्रारंभ में ये यहां था, अब ये v वेग से ऐसे गति कर रहा है, तो ये R0 क्या दर्शाता है? O व O डैश के बीच की दूरी। तो हम इस R0 को क्या लिख सकते हैं? v सदिश t इस प्रकार लिख सकते हैं, वेग गुणा टाइम। किसी समय यहां पहुंच गए तो ये दूरी कितनी होगी? v सदिश t। ठीक है, अब देखो इसको समीकरण दो, एक त्रिभुज O डैश P से, त्रिभुज O डैश P से, तो देखो हम त्रिभुज के नियम से सदिशों का योग का नियम होता है ना त्रिभुज का, तो ये एक सदिश प्लस ये सदिश इसके बराबर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? R सदिश बराबर हो जाएगा R0 सदिश प्लस R डैश सदिश। यह आ गया समीकरण 2। ठीक है, अभी वेग है v एक सदिश राशि है, तो वेग को हम क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू vx i कैप vy j कैप vz k कैप। वेग को मैंने क्या कर दिया? इस वेग को सदिश है, इसको घटक के रूप में लिख दिया। x दिशा में इसका घटक vx, y दिशा में घटक इसका vy, z दिशा में घटक इसका vz, इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, इसको मान दे दिया हमने समीकरण 3। ठीक है, अब देखो आगे लिखते हैं। इस समीकरण 3 को हम कहां लिख देते हैं? 1 में। समीकरण 3 व 1 से, तो देखो v का मान यहां रख दो, तो ये R0 सदिश क्या हो जाएगा हमारा? R0 सदिश क्या हो जाएगा हमारा? vx i कैप vy j कैप vz k कैप, ये हो गया हमारा, और इसके गुणा में क्या है? t। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 4। ठीक है, अब देखो R सदिश एक सदिश है, तो R सदिश को किस प्रकार लिख सकते हैं? R सदिश हमारा क्या होगा? x i कैप y j कैप z k कैप, इसको इक्वेशन 5 दे दिया। इसी प्रकार R डैश सदिश क्या होगा हमारे? x डैश i y डैश j z डैश k, समीकरण 6। देखो ये कैसे है? कोई भी निर्देश बिंदु कोई भी होता है हमारा निर्देश तंत्र x y z, अगर यहां पर बिंदु P है, यहां पर बिंदु P है, इसके निर्देशांक x y z है, तो ये जो होता है R सदिश, उसको हमने इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसा हमने लेक्चर नंबर 2 में निकाला था। ठीक है, इसी प्रकार R डैश को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों? देखो
समीकरण 4, 5 व 6 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में इसका मान रखते थे। 2 में हमें क्या चाहिए, r का मान, r0 का मान, r डैश का मान। तो देखो r का मान क्या है हमारा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। उसके आगे इज इक्वल टू r0 का मान, r0 का मान यहां है तो मैं t को अंदर गुणा करके लिखता हूं सी में। देखो vx t i कैप vy t j कैप vz t k कैप प्लस आगे का क्या बचा हमारा, r डैश का मान। r डैश का मान हमारा कहां, समीकरण 6। तो इसको क्या लिखते हैं, x डैश i y डैश j z डैश k, ठीक है। अब देखो इसमें से i डैश j डैश, सॉरी i j k को एक जगह लिख देते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड का कैसा हो जाएगा, देखो vx t, ये भाग इसमें i है, आगे देखो यहां पे एक i है तो प्लस क्या हो जाएगा x डैश, ये बाहर i कॉमन, इसमें से i कॉमन लिया मैंने। इसी प्रकार इसमें j है, y में j है, तो यहां लिख देता हूं मैं vy t प्लस y डैश j, अगले में से k कॉमन आ जाएगा तो क्या जाएगा vz t प्लस z डैश k कैप है। और इस तरफ क्या था, राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको हम नाम देते हैं समीकरण 7। तो लिखिए समीकरण 7 के दोनों तरफ आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर, इसका गुणांक इधर आई का क्या है x, इधर क्या है आई का ये, तो इनकी तुलना करें, तुलना करें आपस में तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा बच्चों देखो, तो देखो इधर i का क्या गुणांक है x, इधर ये है तो ये बराबर होंगे x बराबर आ गया हमारा vx t प्लस x डैश, इसको मैं इधर ले रहा हूं तो ये लिख सकता हूं x डैश इज इक्वल टू x माइनस vx t। इसी प्रकार आप y का गुणांक की तुलना करो, मैं सीधा लिख रहा हूं, देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का लिया जाएगा, y माइनस vy t, z डैश इज इक्वल टू क्या आ गया z माइनस vz t। तो ये क्या आ गए हमारे x डैश y डैश z डैश, और x y z में क्या संबंध आया, मतलब हमने एक निर्देश तंत्र में एक बिंदु P माना था जिसके क्या थे x y z, दूसरा निर्देश तंत्र हमने माना था s डैश, इसमें इसी बिंदु के निर्देशांक क्या थे x डैश y डैश z डैश। तो हमें क्या मिल गया, इन समीकरणों से हमें संबंध मिल गया किसके बीच में, x डैश और x में, y डैश y में, z डैश z में, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं गैलीलियन रूपांतरण, इन्हें बोलते हैं गैलीलियन की स्थिति के रूपांतरण समीकरण, ठीक है। तथा देखो हमारा जो इक्वेशन था शुरू में जो हमने निकाला था, r सदिश बराबर है r0 सदिश प्लस r डैश सदिश, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं r डैश सदिश इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा r सदिश माइनस r0 सदिश, इस प्रकार। और r0 की वैल्यू क्या थी, r0 की वैल्यू थी हमारी vt सदिश, ठीक है। तो ये भी एक रूपांतरण समीकरण है, ये किसमें है, स्थिति सदिश में, ये क्या है निर्देशांकों में, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है।
यहाँ पे हमारा एक टॉपिक खत्म होता है स्थिति के रूपांतरण। ठीक है, अगला हम करते हैं, अगला टॉपिक हम करते हैं इसी में वेग का रूपांतरण। क्या करते हैं बच्चों? वेग का रूपांतरण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें एक निर्देश तंत्र में किसी कण का वेग पता है, तो दूसरे निर्देश तंत्र में उसी कण का वेग क्या होगा, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे, इस टॉपिक के लिए हम लिखेंगे गैलीलियन के स्थिति के रूपांतरण समीकरण से। क्या लिखेंगे? गैलीलियन के स्थिति के रूपांतरण समीकरण से। तो हमारा क्या आया था गैलीलियन का स्थिति रूपांतरण समीकरण? R सदिश माइनस VT। ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब लिखो, माना हमारे पास दो निर्देश तंत्र थे ना, एक S और एक S डैश। S डैश क्या कर रहा है? कैपिटल V वेग से चल रहा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना S निर्देश तंत्र में, माना S निर्देश तंत्र में कण P S निर्देश तंत्र में कण P स्मॉल v वेग से गति कर रहा है, तथा S डैश निर्देश तंत्र में वही कण P v डैश वेग से गति कर रहा है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो आप इसको, मैं इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ा सा हटके है टॉपिक से। देखो इसका मतलब क्या है, एक कार में बैठे हुआ, ठीक है, इस कार में एक व्यक्ति बैठा है, तो ये कार चल के जा रही है कुछ वेग से, इधर एक दूसरा व्यक्ति जो अर्थ पे खड़ा है, तो इस व्यक्ति के सापेक्ष ये कार कुछ वेग से जा रही है। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। ठीक है, एक दूसरी कार है जो इस तरफ आ रही है, कितने वेग से? 5 मीटर पर सेकंड वेग से आ रही है। ठीक है, तो ये व्यक्ति के सापेक्ष ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इस व्यक्ति के सापेक्ष ये 5 मीटर सेकंड से आ रही है। तो इस कार में बैठा हुआ व्यक्ति को क्या ये 5 मीटर पर सेकंड से दिखेगी? मान लो एक मैं खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं एक कार मेरे सामने से इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड वेग से, तथा एक कार मुझे दिख रही है सामने से आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से वेग से। मुझे दिख रही है वो 5 मीटर सेकंड से आ रही है ये वाली कार, पर ये क्या इस कार में बैठे व्यक्ति को ये 5 मीटर पर सेकंड से दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। इसको कितनी दिखेगी? हम क्लास 12 में सापेक्ष वेग निकालते थे, तो इसको क्या दिखेगी? ये 10 इधर से ये दोनों विपरीत दिशा में तो जुड़ जाते थे, तो इसको क्या दिखेगी? 15 मीटर पर सेकंड वेग से दिखेगी, ज्यादा वेग से दिखी ना। ऐसा ही काम हम इसमें करने वाले हैं। तो एक निर्देश तंत्र S हमारा स्थिर था, दूसरा निर्देश तंत्र S डैश जो क्या कर रहा था, जैसे जिसको मैंने ऐसे बताया था कि ये दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है जो गति कर रहा है। तो ये गति करने वाला व्यक्ति जो है वो किस वेग से देखेगा, और जो स्थिर S था निर्देश तंत्र वो किस वेग से देख रहा है, उन दोनों में आपस में क्या संबंध होगा, यही हम निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये दो चीज हमने मान ली है, तो आगे हम लिखते हैं। ऐसे रटने में ये टॉपिक बहुत आसान है, पर इसे थोड़ा समझना इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा चीज बताई। तो इसको लिखो, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, c के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन कर दो तो ये क्या हो जाएगा? dr डैश बाय dt। ठीक है, dr सदिश बाय dt माइनस v क्या है? नियत है, तो ये जो कहते हो रहेगा t का अवकलन t के सापेक्ष 1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कैपिटल V। ठीक है, ये क्या है? dr डैश बाय dt, ये वेग होता है। देखो ये क्या है? स्थिति में परिवर्तन की दर किसमें है? S डैश निर्देश तंत्र में, और उसमें परिवर्तन की दर है, तो उसे हमने क्या माना है? वेग। वेग क्या है? वो v डैश, इसको जगह मैं लिख सकता हूं v डैश, ये वेग का फॉर्मूला होता है। ये किसका है? वेग का फॉर्मूला, किसमें? S निर्देश तंत्र में, ये होगा v
कैपिटल V। तो ये आ गया हमारा वेग के रूपांतरण का समीकरण। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, v निकालना हो तो v डैश प्लस v, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा वेग के रूपांतरण का समीकरण। ठीक है, देखो नोट्स जो बाकी बच्चे जिसने क्लास में आए थे मैंने लिखवाया था अच्छे से, उसी तरीके से लिखना है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज इक्वेशन आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि तरीका एक ही आदमी एक ही चीज को एक जैसा दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो नोट्स वो देख के लिख लेना, बाकी तरीका यही है। ठीक है, आगे हम लिखते हैं त्वरण का रूपांतरण। तो त्वरण का रूपांतरण में क्या होगा, हम इसमें लिखेंगे, ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया। इसमें हम लिखेंगे गैलीलियन के वेग के रूपांतरण समीकरण से। तो गैलीलियन का वेग का रूपांतरण समीकरण हमारे पास क्या है, v डैश इज इक्वल टू v माइनस कैपिटल V। इन पे सदिश लगाना बच्चों, में सदिश बहुत बार भूल जाता हूं, ये सदिश राशि है ना, तो इसमें सदिश रहेगा। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, अब इसको समीकरण 2a, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो हम इसे क्या करेंगे, dv डैश बाय dt, ये हो गया dv बाय dt। अब v क्या है, नियत राशि का अवकलन क्या होता है, शून्य। गणित में पढ़ा होगा नियत राशि का अवकलन क्या होता है, शून्य। तो माइनस जीरो, जीरो माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसे नहीं लिख रहा हूं। ये आ गया इक्वेशन 2। अब देखो ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण। है किसमें, डैश वाले में। डैश वाला कौन सा है, s डैश, a डैश। ये क्या है, dv बाय dt a। समीकरण 3। तो यहां देखो क्या आया, हमारा त्वरण दोनों निर्देश तंत्र में समान आ गया। ठीक है, तो दोनों में समान आ गया, तो इसको हम बोलेंगे त्वरण की निश्चितता का नियम। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, समीकरण 3 गैलीलियन की त्वरण की निश्चितता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसी एक जड़त्व निर्देश तंत्र में किसी कण का त्वरण a है, तो दूसरे जड़त्व निर्देश तंत्र में भी कण का त्वरण a ही रहेगा। देखो यहां आ रहा है a डैश a के बराबर आ गया, समान रहता है, त्वरण चेंज नहीं हुआ, इसीलिए इसे हमने क्या बोला, त्वरण की निश्चितता का नियम। अब आगे देखो, यहां पे बल का रूपांतरण करेंगे। बल का रूपांतरण तो हम करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, हम लिखेंगे गैलीलियन के त्वरण रूपांतरण समीकरण से। तो त्वरण रूपांतरण समीकरण हमारा क्या है, a डैश इज इक्वल टू a, समीकरण 1। उपरोक्त समीकरण को दोनों तरफ से कण के द्रव्यमान m से गुणा करने पर, इसको गुणा कर दो, m1 ma, ये देखो मास गुणा त्वरण क्या होता है, बल। तो ये आ गया f डैश, ये क्या हो गया f, दोनों बल बराबर आ गए, दोनों निर्देश तंत्र में कहां पे बल क्या आ गए, बराबर। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 गैलीलियन की बल की निश्चितता को, बल की निश्चलता को प्रदर्शित करता है। इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरिएंट, मतलब फोर्स इज इनवेरिएंट, चेंज नहीं होता, जैसा बल इसमें था वैसा ही बल उसमें रहेगा उस कण पे। तो समीकरण 2 गैलीलियन के बल की निश्चलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अतः किसी एक जड़त्व निर्देश तंत्र में किसी कण पर लग रहा बल का मान दूसरे जड़त्व निर्देश तंत्र में उसी कण पर लग रहे बल के मान के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया बल का रूपांतरण। ठीक है, बल के रूपांतरण के बाद हमने आज मैंने पढ़ाया था संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो मैं उसकी थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, संवेग संरक्षण के नियम का, संवेग संरक्षण नियम की थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, मैंने बहुत सारा लिखवाया था क्लास में, मैं डायरेक्ट उसको जस्ट आपको ड्राइव करके बताऊंगा। तो देखो अभी हमने क्या पाया कि
किसी कण का एक निर्देश तंत्र में वेग कुछ है, हमें क्या है, वेग का समीकरण क्या है, ये आया था v डैश v माइनस कैपिटल V, मतलब s डैश में वेग v है, s में ये है, तो ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि इसमें से ये घटेगा तब ये इसके बराबर आएगा। तो दोनों निर्देश तंत्र में वेग तो अलग अलग होते हैं, स्थिति भी अलग अलग होती है, ठीक है। और संवेग हमारा क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी, ऐसा ही होता है, मास गुना वेलोसिटी ऐसा ही होता है। तो एक निर्देश तंत्र में कण का संवेग कुछ रहेगा, दूसरे निर्देश तंत्र में उसी कण का संवेग कुछ और रहेगा, ठीक है। संवेग समान नहीं रहेगा दोनों निर्देश तंत्र में, मतलब संवेग परिवर्तित हो जाएगा, परंतु संवेग संरक्षण का जो नियम है वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए मान सपोज करो आपका एक निर्देश तंत्र ऐसा है और दूसरा निर्देश तंत्र ये है, x डैश y डैश z डैश, यहाँ z यहाँ y, ये है हमारा x o डैश, ठीक है। ये s डैश निर्देश तंत्र है जो चल रहा है कैपिटल V वेग से, ये स्थिर निर्देश तंत्र है s, ठीक है। तो मानो सपोज करो यहाँ पे एक कण है P, दूसरा कण है Q, इनके मास है m1 m2, ये u1 वेग से आ रहा है, ये u2 वेग से आ रहा है, ठीक है। ये u1 और u2 वेग जो है इन कणों के वो इस O ऑब्जर्वर को दिख रहे हैं, इसको लग रहा है यहाँ पे जो बैठा है कि ये कण u1 वेग से जा रहा है, इसी ऑब्जर्वर को लगता है कि ये जो दूसरा कण Q है वो u2 वेग से आ रहा है। दोनों आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद इनके वेग हो जाते हैं v1 व v2, ठीक है। अब ये जो O डैश के ऑब्जर्वर है उसको ये क्या दिखता है, उसको दिखता है कि ये कण u1 डैश वेग से जा रहा है और ये u2 डैश वेग से आ रहा है, और टक्कर के बाद उसको लगता है कि इसके वेग हो जाते हैं v1 डैश तथा v2 डैश। ऐसी मैंने थ्योरी लिखवाई थी डिटेल में, मैंने थोड़ा सा समझा दिया है कि ऐसा हो रहा है। तो देखो अब हम क्या मानते हैं बच्चों कि S निर्देश तंत्र है, इस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण के नियम का क्या होता है, पालना होती है। पालना होती है मतलब टक्कर से पूर्व संवेग क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। इन पे सब पे सदिश आएगा, देखो मैं सदिश भूल जाता हूँ, सदिश लगा दिया करो, ये होगा, ये डायग्राम में मिटा देता हूँ, इसका काम खत्म। अब देखो आगे आप देखो, इसमें आगे क्या लिखोगे, ये इक्वेशन बना दे। अब देखो गैलीलियन के वेग के रूपांतरण समीकरण से, गैलीलियन का वेग का रूपांतरण समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, u1 डैश बराबर होगा u1 सदिश माइनस v, ठीक है। तो u2 डैश बराबर होता है u2 सदिश माइनस v, v1 डैश बराबर होता है v1 सदिश माइनस v, v2 डैश बराबर होगा v2 सदिश माइनस v। अभी निकाला था हमने वेग रूपांतरण समीकरण, उसी के आधार पे हमने ये लिख दिए। इस समीकरण 2 से u1 u2 v1 v2 के मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। इनके मान मैं किस में रख रहा हूं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जब मैं मान रखता हूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास नीचे जगह दिखेगी नहीं, यहां लिख रहा हूं, देखो m1 u1 की जगह क्या आ जाएगा, u1 की जगह क्या आ जाएगा, u1 की जगह आ जाएगा u1 डैश प्लस v, क्योंकि ये v इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस m2 u2 डैश प्लस v कैपिटल, और सदिश रहेगा सब पे, ध्यान रखना।
इसे मैं मिटा रहा हूं ताकि अच्छे से लिख सकें। इज इक्वल टू m1 ब्रैकेट में v1 डैश प्लस कैपिटल V प्लस m2 ब्रैकेट में v2 डैश प्लस कैपिटल V। सदिश रहेगा दोनों सब पे, ठीक है। आप इनको गुणा करो आपस में तो क्या आ जाएगा, m1 u1 सदिश प्लस m1 v सदिश प्लस m2 u2 डैश की तरह है, डैश है u2 डैश सदिश प्लस m2 v सदिश, ठीक है। आगे क्या आएगा, इसमें गुणा करोगे तो m1 v1 सदिश प्लस m1 कैपिटल V सदिश m2 स्मॉल v2 सदिश डैश भी है ना, देखो डैश हो जा रहा है प्लस m2 v सदिश, यही है। अब देखो यहां से m1v इधर m1v कट गया, m2v से कट गया, तो बचा क्या हमारे पास m1 u1 डैश सदिश प्लस m2 u2 डैश सदिश बराबर आ गया m1 v1 डैश सदिश प्लस m2 v2 डैश सदिश, इसके बराबर आ गया। ये देखो हम लोग शुरू कहां से किए थे बच्चों, देखो मैं बता रहा हूं, हमने क्या माना था कि S निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण रहता है और हम पहुंच गए गैलीलियन का समीकरण यूज करके S डैश। ये क्या बताता है, S डैश में टक्कर से पूर्व संवेग, ये बता रहा है S डैश में टक्कर के बाद का संवेग, दोनों बराबर आ गए, इसलिए संवेग संरक्षण के नियम क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसे हम लिख देंगे, समीकरण कितना आया है, चलो ए दे देता हूं, मुझे याद नहीं है समीकरण नंबर कितना है। तो समीकरण ए से सिद्ध होता है कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का नियम अपरिवर्तित रहता है। तो संवेग संरक्षण नियम अपरिवर्तित रहा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये आप लोग खुद कीजिए, इसमें कुछ नहीं करना होगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए आप सेम रहेगा, आप मानिए कि एक में वेग u1 था तो टक्कर से पूर्व ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m u2 स्क्वायर बराबर होगी 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर प्लस q, ठीक है। तो ये क्या है, u1 u2 वेग थे इसमें S निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व, तो ये ऊर्जा हो गई टक्कर से पूर्व की कुल ऊर्जा, और ये टक्कर के बाद की ऊर्जा किसमें, S निर्देश तंत्र में, ठीक है। अब इसमें वैसे ही आप गैलीलियन रूपांतरण से u1 जो होता है आपका u1 डैश माइनस v u2 v1 v2 जैसा संवेग में किया है वैसे ही मान रखिए, तो आपके पास फाइनल जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर डैश बराबर आ जाएगा आपका 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस q, ये आ जाएगा। जब इस इक्वेशन में आप क्या मान रखोगे, u1 u2 के मान रखोगे, वह एक स्टेप में आपको क्या लगाना होगा, संवेग संरक्षण से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो यूज करना होगा, तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इससे ये हमारा क्या हो गया, ऊर्जा संरक्षण के नियम के सिद्धांत की अनुपालना हो रही है इसमें गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों में, ठीक है। आशा करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इसे भेजिए, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो मैं और कोशिश करूंगा और वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।